हेलो जी एंड मोस्ट वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर जीएसटी ब्लॉग, जिसमें हम आज ये देखेंगे जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है। क्योंकि आने वाले अभी पिछले टाइम्स में कुछ मार्च 2020 में जीएसटी में एक्सपोर्ट से रिलेटेड काफी चेंजेज हुए, जिसमें कुछ ऐसे चेंजेज आए हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े इश्यूज कहीं ना कहीं छुपे हैं। वो भी शायद आप समझ पाओ, इस चीज के बाद आप ज्यादा बेटर तरीके से आप एडवाइस कर सकोगे। तो ये मेरी एक अच्छी कोशिश है कि आपको उस रिसेंट चेंजेज, रिसेंट अमेंडमेंट के बारे में मैं गाइड कर सकूं। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई होता क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है, अगर जीएसटी में आपको रिफंड फाइल करना है तो दोनों ऑप्शन में रिफंड कैसे फाइल करते हैं। दोनों ऑप्शन मेरा कहने का मतलब, ऑप्शन नंबर ए एक्सपोर्ट ऑफ जीएसटी अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और ऑप्शन नंबर बी क्या होता है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। एंड लास्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने में आपको क्या कहते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वाले रूट से जाना चाहिए या आपको आईजीएसटी पेमेंट करके बाद में आपको रिफंड अप्लाई करना चाहिए। तो मेजर तौर पे यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई का प्रोसीजर क्या होता है, अगर आप जीएसटी में आईजीएसटी पेड करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो रिफंड कैसे अप्लाई करते हैं, उससे रिलेटेड अभी मार्च 2020 में क्या अमेंडमेंट हुए उसको एनालाइज करेंगे विद एग्जांपल्स। उसके बाद हम देखेंगे जीएसटी आरएफडी 11 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। एंड लास्ट हम ये समझेंगे कि एक एक्सपोर्टर को कौन सा रूट ऑप्ट करना चाहिए, वेदर ही शुड ऑप्ट कि मैं आईजीएसटी पेमेंट करके बाद में रिफंड अप्लाई करूं या मैं एलयूटी फाइल करके और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी के रूट से जाऊं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है अपना जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई क्या है, तो जीरो रेटेड सप्लाई में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, जीरो रेटेड सप्लाई में दो सप्लाई क्वालिफाई करती है, या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या तो आप एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई कर रहे हो। तो ये दोनों आपके क्वालिफाई हो जाते हैं जीरो रेटेड सप्लाई में। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि ये नील रेटेड है, इस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई में आपके पास दो केसेस आते हैं, एक्सपोर्ट और एसईजेड वाले, जहां पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर वन, आप यहाँ पे आईजीएसटी का पेमेंट करके बाद में आप क्या कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल कर सकते हैं जिसपे आपको कोई जीएसटी पेमेंट नहीं करना। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करने के लिए आपको जीएसटी के डैशबोर्ड से एक जीएसटी आरएफडी 11 फाइल करना पड़ता है, जो ईयरली वाइज आपको फाइल करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे ये जीरो रेटेड सप्लाई में दो चीजें आती है जो हमने डिस्कस किया। आज अब प्रोसीजर क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे अप्लाई सॉरी कैसे ये सप्लाई होता है, इसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन क्या है, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको फाइल करना पड़ेगा फॉर्म आरएफडी 11। फॉर्म आरएफडी 11 और कुछ नहीं है, इसी को बोला जाता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आप हर साल फाइल करोगे एंड इट विल बी वैलिड फॉर एंटायर फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको डिटेल्ड में जानना है कि आरएफडी 11 कैसे कैसे फाइल करते हैं, तो आप यहाँ पे नीचे लिए हुए लिंक पे फाइल लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल, हाउ टू फाइल जीएसटी आरएफडी 11, इस लिंक पे क्लिक करके आप डिटेल्ड में इस आर्टिकल को भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आपको जहां से मैं ये अभी लेक्चर ले रहा हूँ उसका मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहां पे आप जाकर और एक बार इस आर्टिकल को गो थ्रू जरूर करें, जो हमारे वेबसाइट theaccountantblog.com वहां पे मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो आ जाओ प्रोसीजर में, आपने देखा पहला आपका तरीका क्या है कि अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करना चाहते हैं देन यू नीड टू फाइल अ जीएसटी आरएफडी 11, जिसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बोला जाता है, और ये हर साल फाइल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, आरएफडी 11 से रिलेटेड अगर कुछ और बातें यहाँ पे आती है। पहली बात, जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है वो आपके गुड्स एक्सपोर्ट करने के पहले पहले इशू करना होता है। मतलब अगर आपको इस साल गुड्स एक्सपोर्ट करना है तो उसका एक टाइम लिमिट है, लेट से फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 आपको 31 मार्च 2020 तक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना होता है। ठीक है, लेकिन सीबीआईसी ने यहाँ पे क्लियरिफाई किया है, वैसे तो ये डेडलाइन अभी एक्सटेंड हो चुका है 30 जून तक, और आप एक बार इसका रिसेंट नोटिफिकेशन या तो जरूर आएगा, रिसेंट नोटिफिकेशन इस डेट को भी शायद एक्सटेंड किया जाए। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपके गुड्स एक्सपोर्ट करने के पहले किया जाता है, लेकिन सीबीआईसी ने यहाँ पे क्लियरिफाई किया है कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अगर एक्सपोर्ट करने के पहले नहीं भी किया गया तो वहां पे कमिश्नर को क्या करना चाहिए, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करके, और उसका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऐसा नहीं है
कि आप जीरो रेटेड सप्लाई को डिनाई करके उसका बेनिफिट ना दो, ऐसा नहीं आप कर सकते। मतलब फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। देयर में बी केसेस कि उस आदमी ने पहले इशू करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। अब यहाँ पे आप अपने इनवॉइस पे जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। उस टैक्स इनवॉइस के टॉप पे आप मेंशन करोगे कि दिस सप्लाई इज मींट फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। वो आपके टैक्स इनवॉइस पे टॉप पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सपोर्टर क्या है, जैसे ही आपने टैक्स इनवॉइस में जो भी आपका डेट मेंशन है, उस टैक्स इनवॉइस के डेट के 3 महीनों के अंदर आपको वो एक्सपोर्ट करना है। अगर आपने उस 3 महीनों के अंदर एक्सपोर्ट नहीं किया तो जो भी टैक्स है अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑफ 18% आपको 3 महीने के बाद पे करना पड़ेगा, ठीक है। अलोंग विथ कितने, रिक्वायर्ड टू पेड विद इन 3 मंथ पीरियड और सच पीरियड एज में बी अलाउड बाय द कमिश्नर। या तो अगर 3 मंथ से भी ज्यादा एक्सटेंशन अगर आपको कमिश्नर देती है तो ठीक है। फिर उसके बाद मीन्स क्या बोला, आप जिस दिन जो भी डेट आपका टैक्स इनवॉइस पे मेंशन होगा उसके 3 महीनों के अंदर आप एक्सपोर्ट करोगे। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है, उस 3 महीने के बाद नेक्स्ट 3 महीने में आपको 18% इंटरेस्ट के साथ प्लस आपका टैक्स अमाउंट दोनों आपको पे करना पड़ेगा। ये 3 महीने का डेट एक्सटेंड हो सकता है अगर कमिश्नर आपको अलाउ करे तो। नेक्स्ट आ जाओ। अगर आपको टैक्स इनवॉइस के बारे में और जानना है कि इनवॉइसिंग होता क्या है, टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, डेबिट नोट क्या होता है, चालान्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ वाउचर्स जीएसटी में यूज होते हैं, तो आप ये नीचे दिए हुए आर्टिकल पे भी विजिट करके उसको गो थ्रू एक बार कर सकते हैं। जीएसटी कंप्लायंस, इनवॉइसेस, चालान एंड क्रेडिट नोट। नेक्स्ट आता है अपना रिफंड का टॉपिक। अच्छा, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली एक्सपोर्टर को एक शिपिंग बिल भी इशू करना है और शिपिंग बिल जो होता है वो 4 कॉपी में इशू किया जाता है। इसका फॉर्मेट जो होता है वो SB1 में दिया होता है। तो शिपिंग बिल जो होता है वो SB1 के फॉर्म में होता है। आपको ये चीज पहले भी मालूम होगा, नहीं तो आप अपडेट हो जाएं इस चीज से। तो यहाँ तक हमने देखा कि एक्सपोर्टर को अगर विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करना है तो कैसे कैसे करना पड़ेगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म होता है, डेडलाइन क्या है उसकी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में और क्या क्या बात ध्यान रखनी है, एक्सपोर्ट कितने महीनों के अंदर किया जाता है, अगर आपने नहीं किया तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, अगर आपने फायदा लिया है RFD 11 फाइल करके तो ऑब्वियसली आपको 3 महीने 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स इनवॉइस आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो 18% का ब्याज प्लस टैक्स दोनों आपको पे करना पड़ेगा। अब आता है रिफंड। रिफंड हम दोनों केसेस में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करें तो कैसे। बोलो, विदाउट पेमेंट ऑफ अगर आप आईजीएसटी कर रहे हो तो जो भी आपका इनपुट होगा, इनपुट जो भी होगा उस एक्सपोर्ट को, आप एक्सपोर्ट करने के लिए जो आपने सामान परचेज किया है, जो गुड्स सर्विसेज परचेज किया है, उस इनपुट का आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पे रिफंड क्या क्या बातें ध्यान आपको रखनी है रिफंड में। एज ए कंसल्टेंट, एज ए एडवाइजर हमें ये सारी चीजें, एज ए स्टूडेंट ये सारी चीजें हमें मालूम होना चाहिए। वैसे तो कंसल्टेंट, एज ए कंसल्टेंट भी हमें हमेशा ही एज ए स्टूडेंट ही लर्निंग मोड में रहना चाहिए। जहां भी सीखने का मौका मिले अपने को सीखना चाहिए। जितना एक्सपीरियंस मुझे उसके बेस पे तो मैं यही बोलूंगा आपको भी कि हमें जब तक हम प्रैक्टिस में हैं तब तक एक लर्निंग मोड में ही होना चाहिए। आए दिन चेंजेस होते रहते हैं और आपको अपडेट रहने के लिए अब से मैंने सिंपली इस चैनल पे क्या शुरू किया है कि जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा डिटेल्ड डिस्कस करने वाले। हर टॉपिक को तरीके से, जैसे अपना होता है डेली न्यूज एनालिसिस, वैसे ये अपना होने वाला है GNA, जीएसटी न्यूज एनालिसिस, जिसमें हम जीएसटी न्यूज एनालिसिस को जीएसटी टॉपिक एनालिसिस बोले या तो इसको हम पूरे के पूरे टॉपिक को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड इशूज, अभी हम इशूज भी देखेंगे जो रिसेंट अमेंडमेंट हुए उसमें क्या क्या इशूज है। तो बस आप चैनल के साथ बने रहें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को अपने सर्कल में जरूर शेयर करें लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। आपका सपोर्ट पाने के लिए आपको बस यही करना है। अब रिफंड में हम देखते हैं सबसे फर्स्ट आता है, तो ऑप्शन ए में आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर LUT। अगर आप LUT मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जो आपने एक्सपोर्ट करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज किया होगा आप उस ITC का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप ITC का रिफंड तभी क्लेम कर सकते हैं अगर वो एक्सपोर्ट आपका सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी ना हो, अगर उस पर आपने ड्यूटी ड्रॉबैक कस्टम एक्ट में नहीं ले रखा है, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप ITC का रिफंड क्लेम करते हैं।
अब आईटीसी का रिफंड क्लेम करने के लिए आपको एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड दिया है, मतलब इतने से ज्यादा का आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड देखो क्या है, इसका एक फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो आपको काफी चीजें समझ आ जाएगी। और ऑब्वियसली आपने पहले इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये अमेंडमेंट नहीं है, ये तो एक पुराना फॉर्मूला है अपना। मैक्सिमम रिफंड अमाउंट सेक्शन 54 में दिया हुआ है, जिसमें बताया जितने का आप टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, लेट से आपने जीरो रेटेड सप्लाई कितने का किया, 50,000 का। नेट आईटीसी, नेट आईटीसी मतलब कितने का उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का मतलब टोटल टर्नओवर जो आप डोमेस्टिक में सेल कर रहे हैं, जो आपने एक्सपोर्ट किया, दोनों को ऐड कर दो, बट इट एक्सक्लूड द एग्जम्प्टेड, क्योंकि एग्जम्प्टेड वाले पे आप कभी भी इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। तो लेट से आपका टोटल टर्नओवर बी टू बी है आपका, प्लस बी टू सी है, प्लस एक्सपोर्ट है, माइनस एग्जम्प्टेड है, तो ये कहीं ना कहीं बनता है। तो अगर मैं यहां पे आपको बोलूं, तो लेट से अगर मैं बोलूं कि एक्सपोर्ट आपका कितना हो गया, 50,000। जो डोमेस्टिक सप्लाई है आपका, डोमेस्टिक सप्लाई में तीन चीजें आती है, बी टू बी भी होगा, बी टू सी भी होगा और एग्जम्प्टेड भी होगा। मतलब डोमेस्टिक में आपका बी टू बी भी आ गया, बी टू सी भी आ गया और एग्जम्प्टेड भी आ गया। मैं बोलता हूं इन तीनों को मिलाकर जो आपका है वो है 70,000। 70,000 प्लस 50,000 कितना हो गया आपका, 120। ठीक है, अब इसमें से मान लो 20,000 आपका एग्जम्प्टेड है, तो 20,000 को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दो। एग्जम्प्टेड को नहीं दिया, मतलब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में आपको एग्जम्प्टेड हटाना है, आपने देख लिया ये चीज। आईटीसी में आपको क्या ध्यान रखना है, आईटीसी में इनपुट टैक्स ऑन गुड्स आप क्रेडिट ले सकते हैं। लेट से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स 10,000 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सर्विसेज 10,000 है। पर कैपिटल गुड्स, अगर आपके पास आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स हुआ जो आप एक्सपोर्ट में यूज कर रहे हैं, आपका आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स का आप कभी भी क्लेम नहीं ले सकते। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स का आप क्लेम नहीं ले सकते। अब देखोगे तो कुछ भी नहीं किया जा रहा, सिर्फ आईटीसी का प्रोपोर्शनेट किया जा रहा है। टोटल आईटीसी उठाओ, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करो, इनटू में एक्सपोर्ट टर्नओवर करो। ठीक है, टोटल आईटीसी डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू में एक्सपोर्ट टर्नओवर, यही फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन ध्यान रखना है टोटल आईटीसी में आप कैपिटल गुड्स को नहीं यहाँ पे रख सकते, टोटल टर्नओवर में एग्जम्प्टेड को आप नहीं रख सकते, और एक्सपोर्ट कहने का मतलब जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, मींस बाय फाइलिंग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो ये था अपना पहला वाला तरीका। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, मैक्सिमम अमाउंट हमने देखा, टर्नओवर, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। सर्टेन इश्यूज इन अमेंडमेंट इन रिफंड फॉर्मूला। यहाँ पे अमेंडमेंट क्या आया है, जो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई है, आपने अभी फॉर्मूला क्या देखा था, टोटल आईटीसी ले लो इनटू टर्नओवर ऑफ, बताओ आपने अभी अभी इस फॉर्मूले को यहाँ पे डिस्कस क्या किया, इसी फॉर्मूले को वापस मैं अमेंडमेंट बताता हूँ। तो अपना फॉर्मूला कुछ ऐसा था, जो भी आपका आईटीसी है आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो इनटू जीरो रेटेड सप्लाई डिवाइड बाय एडजस्टेड टर्नओवर, तो इससे आपका आ जाता था मैक्सिमम रिफंड अमाउंट। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हुआ है देखो, ये जो जीरो रेटेड सप्लाई का डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया गया। जीरो रेटेड सप्लाई में बोला जो आपका एक्चुअल जीरो रेटेड सप्लाई है आप वो ले लो, और 1.5 times of domestic supply, 1.5 times of domestic value whichever is lower, means the zero rated supply now curtailed after amendment, it will curtailed to 1.5 times of domestic value। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, आप सोचो अगर इसकी वैल्यू कम कर दी जाएगी तो आपका रिफंड का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आज के टाइम ये सबसे बड़ा इशू होना चाहिए कि आपका जो मैक्सिमम रिफंड अमाउंट है वो कहीं ना कहीं, अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर रहे हैं तो आपका रिफंड अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये आपका है रिसेंट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट इन रूल 89 सबसेक्शन 4 has changed the definition of export goods, और वहां पे डेफिनेशन टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई का चेंज कर दिया गया, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नाउ curtailed अप टू 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू। देयर कैन बी वेरियस सिनेरियो, अब अलग अलग चीजें हो सकती है। अब आप अगर व्हेन सिमिलर गुड्स सप्लाइड बाय द एक्सपोर्टर इन डोमेस्टिक मार्केट, अगर एक्सपोर्टर, आप बोलोगे डोमेस्टिक वैल्यू कहां से आ रहा है, तो अगर वो सिमिलर गुड्स सप्लाई कर रहा है तब तो द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड इज curtailed टू 1.5 टाइम्स ऑफ सेम गुड्स सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, तो फिर तो उसके पास वो चीज अवेलेबल होगा।
अगर वो सिमिलर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, सिमिलर गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है, तो यहाँ जितने का वो सामान बेचा उसका 150% मतलब 1.5 टाइम्स। और अगर वो इस चीज में डील नहीं कर रहा है, अगर वो इस चीज में डील नहीं कर रहा है, तो जो सिमिलर गुड्स और भी सप्लायर बेच रहे होंगे, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ सेम गुड्स सोल्ड बाय अनदर सप्लायर विल बी टेकन इनटू अकाउंट। जो आपके मार्केट में और भी लोग ऐसे ही आर्टिकल में डील कर रहे होंगे। उसके बाद देखो रियल और भी चीजें, यहाँ पे एक चीज है क्या, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विद इन द टाइम पीरियड प्रोवाइडेड इन फेमा। फेमा में कुछ टाइम लिमिट दी है कि एक्सपोर्ट करने के कितने टाइम के अंदर आपका एक्सपोर्ट का पेमेंट आ जाना चाहिए। यहाँ पे रूल नंबर 96 बी इंसर्ट कर दिया गया इन सीजीएसटी रूल में, और यहाँ पे क्या बोला है, एक्सपोर्ट रिफंड आपका और भी हार्ड कर दिया गया है। अब आपका एक्सपोर्ट रिफंड और भी टफ कर दिया गया है, जिसमें क्या बोला गया, इट रिक्वायर दैट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। आपका फेमा के प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के अकॉर्डिंग पैसा आना चाहिए। इन द केस कंसिडरेशन इन फॉरेक्स इज नॉट रिसीव्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज में उस टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं आता, देन रिफंड विल पेड बैक टू द गवर्नमेंट। आपको आपके रिफंड को, अगर आपको मिल गया है तो गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा, वो भी विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपका बाद में जब वो पेमेंट आ जाएगा, तो मतलब जब भी वो फॉरेन एक्सचेंज में बाद में फिर से पेमेंट आएगा, तो आप इस चीज को फिर से क्लेम कर सकते हैं। द ओनली कंडीशन इट शुड बी इन्फॉर्म्ड, आपको सीबीआईसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जब भी पेमेंट आया उसके 3 महीने के अंदर। दूसरा, ये तो हो गया अपना एलयूटी वाले केस में, मैंने पूरा का पूरा चीज नया, अभी क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं, क्या क्या इश्यूज हैं उस अमेंडमेंट से रिलेटेड, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप आईजीएसटी पेमेंट करके फिर आप रिफंड अप्लाई करते हैं, ये कोई टफ आपके लिए, ये ज्यादा टफ इश्यूज नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे एनी पर्सन, अगर आप आईजीएस एलयूटी के रूट से नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो आपको कोई रिफंड के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपना शिपिंग बिल फाइल करो, जीएसटीआर 1 के टेबल 6A में जहां पे टर्नओवर डिक्लेयर करना है, आप टर्नओवर एक्सपोर्ट को डिक्लेयर करो। जीएसटीआर 3B फाइल करते समय उसको डिक्लेयर करो। दोनों में आपको ध्यान रखना है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल ही करना। दोनों में मतलब जो आप जीएसटीआर 3B में डिस्क्लोज करोगे, वो आपके जीएसटीआर 1 वाले अमाउंट से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जीएसटी और आइस गेट का जो पोर्टल है, वो दोनों के दोनों मैच होंगे, और अगर सारे डिटेल मैच हो रही है तो ऑटोमेटिकली रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत लोगों को ये इश्यूज आते हैं कि जीएसटी और आइस गेट के पोर्टल से अमाउंट मैच नहीं होता, डिटेल्स मैच नहीं होता, तो आपका रिफंड आता ही नहीं है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जब भी एक्सपोर्ट, आप एक एक्सपोर्ट का रिटर्न फाइल कर रहे हो, हमेशा एक एक्सपर्ट के अंडर ही, ठीक है, कोई भी इश्यूज आप डायरेक्टली ऐसे किसी को फाइल ना करने दें, किसी प्रोफेशनल से ही एडवाइस लेकर उसके बाद ही अपना एक्सपोर्ट का जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी आप फाइल करें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका बात आता है वेदर टू एक्सपोर्ट गुड्स अंडर एलयूटी। लास्ट क्वेश्चन आता है कि आप ये बताओ, अब ये जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ मेरा एडवाइस है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको एक्सपोर्ट एलयूटी में करना चाहिए और पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में करना चाहिए। आपको कौन से रूट से, देखो एक सिंगल कोई बेंचमार्क नहीं है जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर पाओ कि मुझे कौन से रूट से जाना चाहिए। आपको एक टैक्स पेयर को अपने प्रोफेशनल के एडवाइस से ये चीज एनालाइज करना चाहिए कि उस पर्सन, उस पर्टिकुलर एसएससी के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि वो आईजीएसटी से जाए या आईजीएसटी पेमेंट करके जाए या एलयूटी फाइल करके जाए। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से, आपको आप जरूर एनालाइज करना, मैं एक जनरल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। तो मैं जनरली जो एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आपका बिजनेस पर्टिकुलरली ज्यादातर आप मेजोरिटी आप एक्सपोर्ट करते, डोमेस्टिक सप्लाई से ज्यादा आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल जेन्युइन बात है कि आपका आईटीसी एक्यूमुलेट होता जाएगा। ठीक है। तो आपके लिए ये प्रूडेंट है कि आपको जाना चाहिए आईजीएसटी वाले रूट से, कि आप आईजीएसटी पेमेंट करके फिर रिफंड क्लेम करो। आप अपनी जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी प्रॉपर क्लेम करो, प्रॉपर क्या कहते हैं, प्रॉपर फाइलिंग करो, दोनों के रिकॉर्ड प्रॉपर आप मैच करके रिटर्न अपना फाइल करो। इससे फायदा क्या होगा, अगर आप आईजीएसटी पेड करके फिर रिफंड अप्लाई करते हैं, तो इसके दो मेजर फायदे। पहला फायदा, आपको 1.5 टाइम्स का जो अमेंडमेंट अभी आया है, इस 1.5 टाइम्स के रेस्ट्रिक्शन में आपको फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला। दूसरा आपका फायदा, अगर आप एलयूटी वाले रूट से जाते हैं तो कैपिटल गुड्स, आपने अभी ऊपर देखा था वहां पे आईटीसी सिर्फ कंसीडर किया जाता है गुड्स और आईटीसी सर्विसेज पे,
कैपिटल गुड्स को नहीं कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन अगर आप आईजीएसटी पेमेंट करके फिर रिफंड क्लेम करने वाले रूट से जाते हैं, तो आपको कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी का रिफंड मिलता है। तो मेजरली यहाँ पे 2 फायदे हैं अगर आप पेमेंट करके फिर रिफंड अप्लाई करते हैं। बाकी इट्स ऑन यू, आप प्रॉपर एनालाइज करें, उसके बाद ही अपना डिसीजन ले। तो ये था अपना एक्सपोर्ट से रिलेटेड कि एक्सपोर्ट में रिफंड कैसे अप्लाई करना है, कौन-कौन से वेरियस केसेस होते हैं, क्या-क्या अमेंडमेंट है, रिसेंट इश्यूज क्या चल रहे हैं अभी, ठीक है? अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ये अपना फर्स्ट सीरीज था जो मैंने जीएनए सीरीज में आपके सामने रखा है, जीएसटी न्यूज एनालिसिस, जहां पे मैं पूरा का पूरा ए टू जेड किसी भी टॉपिक को टच करके पूरा ए टू जेड आपके तक लेकर आऊंगा। तो अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है, सपोर्ट करने के लिए प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।